हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे जो नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसका नाम है सी सैट, जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है। और हम इस कड़ी में आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर कर रहे हैं। और हमने टारगेट किया था 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को, जिसमें से हमने 2014, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 से लेकर के 21 और 22 के पेपर को है ना, वो काफ़ी कवर कर लिया है। 21 तक तो पूरा ही कवर हो चुका, 22 का एक पार्ट रह गया है जो कि हम आज कवर कर लेंगे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई है, कुछ मेडिकल हेल्थ इशू की वजह से, बट कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे चाहे व्यूज़ कितने भी आए। तो आपको जैसे कि पता है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसका सी सैट होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो 2 घंटे का होता है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको सिर्फ 33% लाना होता है, विच इज़ इक्वल टू 66 मार्क्स, ठीक है। और यही लाने में बहुत सारा हालत ख़राब हो जाता है और एनर्जी भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपको इसको लाने के लिए 33% लाने के लिए 27 जो क्वेश्चन है नेट सही होने चाहिए। और अभी तो आपको कट ऑफ भी जारी हो गई है यूपीएससी की, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जनरल है कैटेगरी, उसके जो मार्क्स गए हुए हैं, देख सकते हो कि जो सिविल सर्विसेज का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कट ऑफ है, वो क्या रही है 2023 की, जो सबसे टफेस्ट पेपर्स में से एक था। तो आपका जो जनरल का है वो देखो आप 75.46 यानी कि 76 मान लीजिए कि आपने अगर देखो एकदम 40 क्वेश्चन से भी कम करे हैं आपने, ठीक है, तो भी आप क्वालिफाई हो गए। ये जनरल का है। और ईडब्ल्यूएस का 40 से 68, ओबीसी का 74, ये तो जनरल के करीब ही करीब पहुंच चुके हैं। पर अब यहाँ पे देखो एससी एसटी के लिए कितना है, 47, बाकियों का तो आप छोड़ ही दो, ठीक। तो ये पीटी के लिए था, आपका प्रीलिम्स के लिए। तो और बाकी जो है आपको वो कट ऑफ जो पेपर 2 का होता है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको देखो यहाँ पे 33% लिखा ही हुआ है, ठीक। तो पेपर टफ होने की वजह से ये हुआ है, और इसका मतलब बस ये है कि जीएस में पेपर कम होने की वजह से कट ऑफ तो नीचे चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो छठे हैं, जो बाहर हुए हैं, वो इस सी सैट की वजह से हुआ है। तो आपको सी सैट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो आपको सी सैट के लिए बस एक प्लान की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं, ठीक। तो हम सरप्लस में लेके चलेंगे, बट वो कहाँ कहाँ से हम निकालेंगे ये मार्क्स को, ठीक। बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थे जो रैंक 1 है, 2 हैं, इन सभी ने बोला है कि आप सिर्फ मैथ्स पर रिलाई करके नहीं जा सकते कि आपको मैथ्स आता है। वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशन की तरफ स्विच करा है, ठीक। तो ये कितना ज़रूरी है, आपको स्कोरिंग है वहाँ पे, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। भरोसे से सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हो इस पर, कि इनके PYQs लगाना। मार्केट का कोई भी इंस्टीट्यूट इनके PYQs की बराबरी नहीं कर सकता है, ओके। तो आप प्लीज़ 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 PYQs पे फोकस करें, ठीक है। और अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन करना है या पहले रीजनिंग करनी है, देन मैथ्स करना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। आप उसके हायरार्की में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। क्योंकि कोई कुछ भी करेगा, इसको तो कॉम्प्रिहेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन को चलते हैं और 2022 के इस पेपर को फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट 51 तक क्वेश्चन लगा लिया था। अब पैसेज 2 हमारा होगा, जो कि स्टार्ट होगा 52 क्वेश्चन नंबर से, ओके। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे 3 रूल एटलीस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा, रट गया होगा। पहला ये कि जो यूपीएससी का रूल है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको, कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं, ठीक है, आपको केवल और केवल पैसेज के आधार पे ही देने हैं, ठीक है।
तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि पैसेज के आधार पे ही देना है, लेखक क्या कह रहा है, जो भी उस पैसेज में लिखा है हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है अलग से। कुछ मतलब कुछ अपवाद हैं, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बिना पैसेज के भी पहुँच सकते हो पढ़े हुए, ठीक है, डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। तो पुराने वीडियोज़ जिन्होंने देखे होंगे उनको पता होगा, पर मैं इसमें बताती चलूँगी अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। सेकंड है कि आपको क्वेश्चन जो है ना वो पहले पढ़ने होंगे पैसेज से, कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें आपको लिखा हुआ है प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, सर्वोत्तम रूप क्या है, अंतर्निहित स्वर क्या है, तो ये आखिरकार क्या पूछना चाह रहा है कि निष्कर्ष क्या है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तभी हम उससे जुड़े हुए कीवर्ड्स, की लाइन, ठीक है, पैराग्राफ, ये हम ढूंढ पाएंगे और हमारा ध्यान वहाँ जा पाएगा, ठीक। तो ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल है वो ये है कि हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। क्या ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो एक्सट्रीम लाइंस होती हैं, कभी कभी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जिसके आधार पे आपको कैंसिल करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सभी लिखा हुआ है, पर क्या ये हर जगह लागू होता है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो हम तीसरी तरफ स्विच करेंगे कि हम एलिमिनेट कैसे करें, ठीक। यूट्यूब पे तो वैसे ही क्वेश्चन आपको ला करके देते हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, वैसे वाले, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी वो कौन से टाइप के पैसेजेस हैं जिन पे आप बिना पैसेज को पढ़े हुए डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जंप करोगे और आप वहाँ से बहुत इजीली आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं पैसेज को। तो पैसेज जो है उसका पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है, ठीक है, उसमें से जो लिखा गया कथन है, नीचे जो दिया गया कथन है उसमें से कौन सा सही है, ठीक। अब इसके लिए तो आप डायरेक्ट नहीं स्विच कर सकते हो, ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ना ही होगा, ठीक है, कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे पैसेज में पढ़ते हैं कि पैसेज आखिर क्या कहता है कि अगर उपहार अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं हमें कम रोमांच पैदा करते हैं, मतलब हम कम एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट्स को देख करके, तो शायद ये इसलिए होता है, मतलब इसका कारण क्या है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, या शायद यह इसलिए है कि हम देने के आनंद की पूर्णता को और उसके साथ ही पाने के आनंद की पूर्णता को भी खो चुके हैं, ठीक है। यानी ये देने लेने और गिफ्ट वाली जो प्रथा है उसको हम आनंद को खो चुके हैं, ठीक। बच्चों के डर पहने होते हैं, ठीक, ये अडल्ट्स की बात हो रही है और अब बच्चों की बात हो रही है। उनके दुख तीव्र होते हैं लेकिन वे बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक नहीं देखते हैं। तो बच्चों में ऐसा होता है कि वो बहुत दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक। उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं, ठीक, क्योंकि अभी उन्होंने हर विचारार्थ विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा है, कि किंतु ये क्यों है, पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक। जैसे हमें कोई अभी कुछ गिफ्ट दे बिना किसी भेदभाव के, तो हम सोचने लगेंगे अरे इसने मुझे ये चीज़ क्यों दी है, कहीं इसके बदले मुझे कुछ देना तो नहीं पड़ेगा, या मुझे देना चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, इस तरीके की भावना हम उसको सीधा नहीं सोच पाते हैं, किंतु परंतु करके सोचते हैं। खैर, संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी होते हैं गिफ्ट्स को लेकर के, इसलिए हम शायद उसके आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं। शायद हमारी कुछ परेशानियां घट जाएं अगर हम इनके विषय में कम सोचें, ठीक है। तो परेशानियां हमारी घट जाएंगी अगर हम इसके बारे में कम सोचेंगे और अपने मार्ग में आने वाली खुशी का आनंद अधिक अनिष्ट होकर उठा सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कहता है। तो ऑप्शन कहता है ए कि वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस कराना संभव नहीं है। ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। आप पढ़ के देखोगे कि वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस कराना संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये क्या है, एकदम एक्सट्रीम वर्ड सा लग रहा है, तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स। दूसरा है कि उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। हाँ, तो कारण आपको बताया गया है कि कितने सारे कारण हैं, किंतु परंतु, अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, आशंकित, अत्यधिक संशयी हो जाते हैं। पर आगे भी देखते क्या है। लेखक को ये पता नहीं है कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस हो। अरे इतने सारे तो कारण बताए हैं, तो पता है, तो कैंसिल हो गया।
वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की कम क्षमता होती है। ऐसा कुछ भी तो लिखा ही नहीं गया है पैसेज में कि प्रेम से संबंधित और कम क्षमता होती है। ठीक है, बकवास बात कर रहा है ये। तो बी हमारा जो है ऑप्शन वो सही हो जाता है, और यही बात यहाँ पे भी कैंसिल हो जाती है और हमारा भी ये ऑप्शन सही हो जाता है कि देयर कैन बी मोर देन वन रीज़न वाई अडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंस। और ये द ऑथर डज नॉट नो ही नोज, ये ख़त्म हो गया। अडल्ट हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय ऑफ लविंग और बीइंग लव, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन और है उसी पैसेज के आधार पे। तो यहाँ पे कहता है कि अतीत और भविष्य, क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि इस जो पैसेज में है लेखक किसके विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है। ए, अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, तो ये तो लास्ट लाइन में लिखा ही हुआ था, खैर लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। बी है कि उपहारों के बारे में सोचने की आदत के वंशीभूत होना, ऐसा कोई बात है क्या, नहीं। नई चीज़ों से रोमांचित ना होना, तो क्या इसके विरुद्ध है, वो इसके बारे में वो बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। केवल आंशिक रूप में आनंद देना या प्राप्त करना, हाँ, ये हमारा आंसर सही है कि अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना इसके विरुद्ध है, कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो शायद हम आनंद को और इन्जॉय कर पाएँ। ओके, और यही बात यहाँ पे भी है कि किसके अगेंस्ट है ऑथर, तो वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 पैसेज दिए गए और 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पैसेज में 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि दिए गए जो लाइन है नीचे वो उसने क्या उपलक्षित है। उपलक्षित का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, एम्पील यानी देखो निष्कर्ष क्या है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, अल्टीमेटली क्या है। ठीक है, इस तरीके के भाव। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है कि मुख्य विचार क्या है, मेन आइडिया क्या है, इसके बीच में जो पैसेज कहना चाह रहा है उसके बीच में क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या चल रहा है, मेन बातें क्या चल रही हैं, किस चीज़ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे पैसेज को कि पैसेज क्या कह रहा है। तो पैसेज कह रहा है कि अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, ठीक है, असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक, वे अपने लिए सोचने का काम समाचार पत्रों और घपोड़ियों पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने को तैयार हो, राय का ज़ख़ीरा तैयार रखता है। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उस समय क्या होता है कि लोगों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप किसी भी उपकरण में सफल नहीं हो सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है, पैसेज कहना चाह रहा है कि जो अधिकांश लोग हैं, ठीक है, अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए जो है ना धन संचित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि सामान्य तौर पे वैसे लोग, ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो पर्याप्त धन संचित नहीं कर पाते हैं, असफल रहते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों के जो विचार हैं वो दूसरों के रायों से प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है वो कहता है कि अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित नहीं करते हैं। ऐसा है क्या, नहीं। पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, ये हमारा कैंसिल। अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। और ये एक एक्सट्रीम वर्ड है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये कट हो जाएगा। तीसरा, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है। और यही लाइन लिखी हुई कि ऊपर में अधिकांश लोग अपने ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं। डी है कि धन संचित करने में कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब बताओ आप ऐसे पैसेजेस, ऐसे नंबर छोड़ कर के आओगे क्या, 2.5 नंबर,
एक क्वेश्चन के। अब 62 देख लो कि लोगों को दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या ये मेन विचार चल रहा है कि लोगों को दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए? तो हाँ, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या लिखा है। बेटर तो नहीं लिखा इससे कि लोगों को यथासंभव अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए। क्या ये मेन आइडिया है इस पैसेज का? नहीं। लोगों को ना तो राय देनी चाहिए, ना ही लेनी चाहिए। नहीं। लोग किसी भी उपकरण में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना लें। बिल्कुल ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, बिल्कुल ना लें, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मिला के 5 नंबर का है और आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। तो आप समझ रहे हो, आप इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे। यही बात यहाँ पे भी कही गई है। जो 3rd नंबर है वो हमारा आंसर है कि देयर आर पीपल्स हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। और यहाँ पे आंसर ए है जो कहता है कि पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक। और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वर्ड की जगह पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन। ठीक है, एट ऑल। तो ये लाइनें एक्सट्रीम है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है हमारा, वो कहता है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है उसके संदर्भ में लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो यहाँ पे सही क्या है, ठीक है, ये पता करना है। ये सब इन पे हाइलाइट्स में इसलिए करती हूँ ताकि ये चीज़ें ध्यान में रहें। ठीक है, वाह, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओ, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, पैसेज पढ़ते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। ठीक है, यद्यपि यह अधिकार प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, नहीं आता, और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है। ठीक है, और इनको नियम कानून पे आधारित होना चाहिए। परिपाटी यही होती है। यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं कि द सोशल ऑर्डर इज़ अ स्क्रेड राइट, scared right which is the basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature and must therefrom be founded on convention. यानी कि आपको कन्विंसिंग टाइप की चीज़ें हैं, कन्विंस्ड चीज़ें ही लाई जाती ताकि सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है, स्टेटमेंट 1 जो कहता है कि परिपाटियाँ जो हैं, कन्वेंशंस जो हैं, मनुष्य के अधिकारों के स्रोत हैं। ठीक है, मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। अभी कुछ लोग ऐसा होगा इन जनरल कि जब ये क्वेश्चन आएगा सामने देखेंगे, अच्छा केवल लिखा हुआ है, क्या केवल है, ऐसा है क्या, फिर तो कैंसिल करना बनता है इसका। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि आपको पैसेज में कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है। ठीक है, जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। सारे अधिकारों का आधार यही अधिकार है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो मेन है ये, इकलौता है ये, आधार ही है ये। ठीक है, तो यह अधिकार प्रकृति से तो नहीं आता और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो, तो ये बात सही है। ठीक है, और ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऐसी ही गलती आप मिस्टेक कर दोगे, कोई भी कर सकता है जनरली, अगर आप सोचोगे कि एक्सट्रीम वर्ड और ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने उसको 3rd नंबर पे रखा है। तो आपके 2.5 मार्क्स चले जाएंगे। ये सब इजी है। ठीक, आप इसको टाइम दे करके सॉल्व करें। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पैसेज है हमारा, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 पैसेजेस हैं। ठीक है, पैसेज 1, और हम चलेंगे इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 71 है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्वधारणा यह है कि, अब लेखक ने कहा है, ठीक है, और उसकी पूर्वधारणा है। ठीक है, एजम्पशन है, अज्यूम कर रहा है वो कुछ। ठीक है,
ये यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, अजम्पशन है, ठीक है, एज्यूम करना है, कल्पना करनी है कि क्या हो सकता है, ठीक, कल्पना करनी है आपको, पर जो दिए गए वर्ड्स हैं उसी के आधार पर, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत लिखा है कि लेखक के अनुसार, ठीक है, तो अब उनके अनुसार होगी कोई बातें, क्या हो सकता है। इसका मतलब बस ये है कि हमको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक क्वेश्चन जो है उसमें तो ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में बारे में क्या लेखक की कल्पना है, क्या पूर्वधारणा है उसकी, ठीक है। तो पैसेज क्या कहना चाहता है, पैसेज कहता है कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है, ठीक है, कि विश्वविद्यालय हैं उनके कार्यों में से एक है कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, तो समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, ना कि केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है, बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकार विषयों में भी, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय हैं उनको ये प्रोत्साहन के लिए उनका प्रोत्साहन होता है अनुसंधान को लेकर के, ये इस बारे में बताएं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरीके से मूल्यहीन नहीं होता है। तो ये अनुसंधान जो है कभी भी पूरी तरीके से मूल्यहीन नहीं होता, या जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का जो श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषक के लिए उनके परिणाम महत्व के होते हैं। जिनके परिणाम जो महत्व के हों तो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यीकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, तो इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब है कि कोई प्रेरणा नहीं है उसको लेकर के, ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उससे एकत्रित जो आपको रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, उन तथ्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किंतु जहाँ अनुसंधान मौलिक नहीं है, ठीक है, और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहाँ उसका उद्देश्य जो है वैज्ञानिक ना होकर के साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है कि यह पूरा कार्य निरर्थक बन सकता है। यानी कि इन टोटल मिलाकर के इस पैसेज का ये कहना है कि जो अनुसंधान है वो विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और बहुतों ने किया है प्रोत्साहित, ठीक है। जो गैर लाभकारी हैं वैसे विषयों पर भी अनुसंधान किया गया है, और ये पूरी तरीके से जो है ना मूल्यहीन नहीं होता है, ठीक, उनके तथ्यों का कहीं ना कहीं सामान्यीकरण होता है, ठीक। लेकिन अगर वैज्ञानिक जो हैं वो सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने को लेकर के अगर काम करने लगे, ठीक है, तो वैज्ञानिक ना केवल अनुसंधान का पार्ट नहीं रह जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। तो वो जो इस तरीके का जो काम है वो निरर्थक कहा जाएगा, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए पहला जो देखते हैं कि लिखा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की जो कल्पना है वो क्या है, क्या उनकी धारणा है, पूर्व धारणा है, इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो कल्पना करते हैं कि यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, कभी भी नहीं होता, एक्सट्रीम वर्ड है, गलत, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। ओके, क्या ऐसी बात है, कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। सी, यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। और डी, यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, हमेशा ही, एक अगेन एक्सट्रीम वर्ड है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये भी एक्सट्रीम वर्ड था ए, इसलिए हमारा कैंसिल हो गया। तो बी जो कहता है ये कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, और सी जो है ये कि यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। यहाँ पे आप लाइन देखो क्या लिखा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो है संभवतः, ठीक है, कभी भी पूरी तरीके से मूल्यहीन नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ मूल्य उसका होता है। यही बात है कि कुछ ना कुछ मूल्य है वो होता है, उसके बिना नहीं होता। तो हमारा सी आंसर जो है हो जाएगा। 72 में कहता है कि लेखक के अनुसार ए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए, अब इसका क्या, तो ये जो प्रबुद्ध अन्वेषक है इसको कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको कहा जाता है। तो किसी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर है
के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। क्या ऐसा लेखक कह रहा है? नहीं, कहता है कुछ ना कुछ होता है महत्व का। बी है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक यानी कि इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टिगेटर है, किसी इन्वेस्टिगेटर के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। कोई भी जो परिणाम होता है वो हमेशा ही महत्व का होता है। अरे तो एक्सट्रीम वर्ड्स कैंसिल। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है, हो सकता है, ठीक है, संभावना है। डी है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। ये भी है, ठीक है, संभावना कि होना चाहिए कि कोई ना कोई अनुसंधान जो है उसके लिए महत्व का होना चाहिए, कुछ महत्व का तो होना ही चाहिए। अब हमको सी और डी में से जो है एलिमिनेट करना है एक को। तो सी कहता है कि किसी जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है, और यही कहा गया है कि परिणाम जो महत्व के हो सकते हैं, ठीक है, प्रतिभा के जो अन्वेषक हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर है उनके लिए परिणाम महत्व के हो सकते हैं, ठीक है, तो हो सकते हैं, ये हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सही सी, ना कि डी कि होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं, होप है, तो वहाँ सी हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है अजम्पशन में सी हो जाएगा कि इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपको एनी रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। अब मैं इंग्लिश का इसलिए इस तरीके से कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उस तरीके से आ नहीं रहा, तो मेरा मेहनत ऐसा लगता है कि वेस्ट हो जा रहा है। तो हिंदी मीडियम के लिए अब जो बचा हुआ है वो बेसिक चीज़ें जो उनको हेल्प कर सकती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि टाइम भी कम बचे। नेक्स्ट पैसेज जो है पैसेज नंबर 2, ठीक है, और हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया है लाइन दी गई है, इनमें से कौन एक व्यवहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और टिकाऊ समाधान है जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सर्वोत्तम रूप से इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो निकलता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखने हैं कि इंग्लिश में क्या कहता है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सोल्यूशन, ठीक है, एकदम टिकाऊ सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसको पढ़ते हैं। पैसेज कहता है कि बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए, ठीक है, बाढ़ और सूखे को लेकर के बात की जा रही है कि नुकसान कम से कम हो, ये समाधान के बारे में है, और तंत्र जो है वो लचीला हो जाए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत में 120 दिन, ठीक है, जून से लेकर के सितंबर तक के दौरान अत्यधिक, ठीक है, जल प्राप्त होता है, और शेष 245 दिनों के दौरान अत्य अल्प जल होता है, यानी कि कम जल होता है। जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर जल का उपभोग किया बना रहे। यानी कि मिला जुला कर के ये है कि हमको पता है कि एक सर्टेन टाइम में जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और फिर 245 दिन जो रेस्ट ऑफ होता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, उस टाइम पे बारिश नहीं होती है, सूखा ज़्यादा होता है। तो हमको इसको बैलेंस करना होगा ताकि हम उस टाइम के पानी को स्टोर कर करके बाकी टाइम जब पानी की उपलब्धता कम होती है, विषम परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि पैसेज में ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है। अब इन्होंने सर्वोत्तम, व्यवहारिक, प्रतिबिंबित ये सब लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको सारे ही ऑप्शन पढ़ने हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन तलाशना है, सारे ही आपको ठीक ठाक लगेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कि पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडार, टंकियाँ और नहरों का निर्माण करना। नहीं यार, इसको क्या करेंगे करके। फसल लेने के स्वरूप और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना, ये हो सकता है आपको लगा, लेकिन हमको जल का संग्रहण करना है, जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ये हमारा ये
एक उपाय हो सकता है, लेकिन ये सर्वोत्तम उपाय नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा उपाय नहीं है, ठीक है। तो खैर हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना, ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम ही है एक तरीके से, ये भी जैसे एक्सट्रीम ही है। और डी कहता है कि बांधों और जल भरों के ज़रिए जल का सुरक्षित भंडारण और बफर करना। तो ये डी हमारा जो है ना आंसर वो सही है, और हम अभी भी यही करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 73 का जो ऑप्शन है वो डी हो गया कि डफर, ये सॉरी डफर कह रही, बफर स्टॉकिंग्स ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्यूफियर्स। तो अब इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का वो ख़त्म हो जाता है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में 2023 के पेपर को आप देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सॉरी फॉर लेट, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, बट 2023 को जल्दी कवर करते हैं।